क्या आप लोग इस चीज के लिए बने हो, क्या एक्चुअल में आप लोग इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, वो जानना बहुत जरूरी है। तो पहले तो आप सभी को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, या 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, कि आपको पहले ये जानना है कि आप आए क्यों हो। आप सभी लोग डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, कि आपका गोल है क्या। मैं भी कुछ कुछ लोगों से पूछ भी सकता हूँ मैं, कि रैंडमली कोई भी मुझे बताएगा कि उन लोगों का गोल क्या है, और उस गोल को पाने के लिए वो लोग क्या एफर्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग ग्रुप में मैसेज करें, और जिन लोगों को माइक के लिए खोला बोला जाएगा उनको माइक खोल के बोलना होगा। ठीक है। तो मुझे सबसे पहले बताएंगे, हाथ उठाएंगे सभी जो बताना चाहता है, और बाकी लोग मैसेज में बताएंगे मुझे, 1 से 2 लोग। और उसके बाद में, क्योंकि जो चीज मैं कर रहा हूँ ये बहुत जरूरी है, अगर स्टार्टिंग में हमने नहीं किया तो आगे का चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप खुद क्या करना चाहते हो। जी अंकित जी, अंकित राजपूत जी। सर प्रणाम सर। प्रणाम अंकित जी, बताइए, शॉर्ट में बताना है आपको, हाँ? सर हाँ जी सर। सर मैं एक्चुअली मैं तो मैं जॉब करता हूँ। मेरा मतलब कि इसमें आने का लक्ष्य जॉब और या कुछ ऐसा नहीं था। मेरा सिर्फ ये था कि मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए ही आया हूँ, और मेरा ऐसा कुछ इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं सिर्फ सीखने के लिए ही आया था इसमें, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है बहुत योग। बहुत बढ़िया। भावना तिवारी जी, आपको कुछ कहना चाहती हैं? जी सर। अ, जी। मैं अपने आप के लिए आई थी। अपना अब मैं खुद स्वस्थ रहूं तो मैं अपने आप, अपने आसपास, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकूं। और उसके बाद मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक स्कूल चलाऊं और उसमें एक योग का भी सेशन रखूं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ऐसे आप सभी के अपने अपने गोल्स होंगे, और एक्चुअल में ये गोल नहीं थे, गोल कुछ और होता है, वो मैं आपको कभी बाद में समझाऊंगा। गोल में और उद्देश्य में, इन चीजों में क्या कितना बड़ा अंतर होता है। लेकिन आप सामान्य रूप से हमारा छोटे छोटे लक्ष्य हम निर्धारित लेके चलते हैं, कि अभी हम डिप्लोमा कर रहे हैं तो हम इसमें टॉप कर जाएं, हमें अच्छी नॉलेज मिल जाए, हमें अच्छी जॉब मिल जाए, हम लोगों को ठीक करें, हम अपना सेंटर खोलें, हम कॉर्पोरेट में कराएं, हम हॉस्पिटल में कराएं, हम स्कूल में जॉब लग जाए, हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाए। छोटे छोटे लक्ष्य हम लेके चलते हैं। लेकिन मुख्य गोल हमारा सिर्फ क्या होता है, कि सबसे जो मुख्य गोल है हमारा, एक सुखी जीवन, कि जो हमारा हम जो जीवन जी रहे हैं वो निरोगी रहे, और उसमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आए। आप सभी लोग चाहते हैं, पता है कि हमें योगा की हमारी लाइफ में क्यों जरूरत है। देखिए, आप योगा टीचर हैं, बनने वाले हैं, आप लोगों को योगा भी करवाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एज ग्रुप के हिसाब से सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती है। तो हमें पहले तो ये जानना है कि जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कितना ज्यादा यूजफुल है। अभी सौमित्र सर ने भी बताया कि बिना इसके लाइफ ही नहीं है हमारे योगा की। योग पहले पारंपरिक है, हम मानते हैं, योग में चक्रों की बात होती है, ध्यान की बात होती है, स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, इतने बड़े बड़े लेवल की, कॉन्शियस लेवल लेवल की बात होती है। लेकिन आज की लाइफ में कोई नहीं समझता उन बातों को। हम मानते हैं, मैं पढ़ता हूँ इस विषय को, मैंने मान लिया, मोनिका जी ने मान लिया, भावना जी ने मान लिया, लेकिन आप बाहर जब मार्केट में जाओगे कोई नहीं मानेगा आपकी बात, जब तक आप उनको उनकी लैंग्वेज में नहीं समझाओगे। और उनकी लैंग्वेज क्या है, वो बोलेंगे कि अगर आपकी जो आप जो बात कह रहे हो अगर वो साइंटिफिकली प्रूफ होती है तो हम मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। आप डॉक्टर के सामने आपका फेस होएगा, डॉक्टर बोलेगा आपने कपालभाति बताया है, बताओ इसका साइंटिफिक क्या असर पड़ता है। ऐसे तो कोई भी सांस छोड़ देगा, कि क्या उसका इंटेस्टाइन पे, क्या मूवमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको उन चीजों का पता ही नहीं होगा तो आप योगा में फेल हो, आप कभी योगा में आगे नहीं बढ़ सकते। आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, जब तक आपको उसके बॉडी अलाइनमेंट के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में और अंदर फंक्शनिंग के बारे में जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आप कभी इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हो। सिर्फ आप एक थप्पा रहेगा, हाँ बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन उस विद्वता का लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे ज्ञान का कोई फायदा ही नहीं जो किसी को लाभ ही ना दे सके। आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ दोगे, आप वेद के ग्रंथ आपको कंठस्थ हो जाएंगे, उपनिषद कंठस्थ हो जाएंगे,
भागवत गीता कंठस्थ हो जाएगी, लेकिन जब तक उस थ्योरेटिकल ज्ञान को आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करोगे वो ज्ञान व्यर्थ है। और सबसे पहला स्टेप जो हमें ज्ञान हम पढ़ रहे हैं उसको जानने के लिए हमें इस टॉपिक को जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज कोई आपको एक्चुअल योगा टीचर नहीं मान सकता। आपसे कुछ लोगों का ड्रीम होगा कि हम स्कूल में योगा कराएंगे, स्कूल में बहुत तरह की कैटेगरी होती है, वहां पर भी आपके सामने डिमांड्स आएंगी कि बच्चों की मेमोरी कम है, बच्चों की हाइट कम है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को चक्कर आ रहा है। अगर आपको इस टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी तो आप स्कूल में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकते, वहां पर भी आपको फेलियर ही कहा जाएगा। आपको आसन आते हैं, अच्छे से मानते हैं, सूर्य नमस्कार आपको आता है, लेकिन उसकी फिजियोलॉजी नहीं पता तो व्यर्थ है, कोई उसकी वैल्यू नहीं मानेगा। ठीक है, आप फंक्शन देने जा रहे हो, परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, जैसे कि ये बच्चे भी कर रही है। अब इसमें आप इसको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर पता है कि नीचे वाला जो बच्चा बैठा है उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है और जो ऊपर खड़ा होने वाला बच्चा है उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, नीचे ऐसा बच्चा होना चाहिए जिसकी बॉडी थोड़ी हैवी हो ताकि ऊपर वाले का वेट वो कंट्रोल कर सके, ताकि किसी को नुकसान ना हो। ये कब होगा? जब आपको इस टॉपिक की जानकारी होगी, इस तरीके की जो छोटी छोटी गहराइयां हैं वो आपको तभी पता चलेगी। इसीलिए ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब ये मैंने कोरोना की पिक्चर आपके लिए ली है कि हॉस्पिटल्स में योगा आप सब, क्योंकि हमें जॉब भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, और योग की बहुत सारी फील्ड बढ़ चुकी हैं आजकल। हॉस्पिटल में इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि योगा को इतना ज्यादा यूजफुल किया जा रहा है। अभी मेरे पास ये पीछे ऑफर आया था कि हॉस्पिटल में जाके योगा कराना, वो थोड़ा घर वालों ने अलाउ नहीं किया, नहीं तो कोरोना वालों को मैं भी करवाता, लेकिन बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। बिल्कुल जैसे कि क्वारंटीन वार्ड में डॉक्टर खड़ा हुआ है और योगा करवाया जा रहा है, न कि सिर्फ कोरोना के लिए बल्कि हार्ट प्रॉब्लम में और पैरालाइज प्रॉब्लम में, डायलिसिस के प्रॉब्लम में। ऐसा हर बार आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होते होंगे। एक बार मैंने भी पीछे गया फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में, वहां पे लोगों का डायलिसिस चल रहा और डॉक्टर बोले अब इनको योगा कराओ सर आप। तो क्या होगा? अब एकदम से मेरे साथ करीबन 10-12 लोग थे, हमारी टीम थी, बाकी सारी टीम वाले हड़बड़ा गए, बोले डायलिसिस चल रहा है इनको क्या कराएं। तो वहां पे फिर हम सामने आए, क्योंकि जिसको जानकारी होगा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, वो अपना संयम नहीं खोएगा, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोएगा। तो वहां पे उनके अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है कि सूर्य नमस्कार ही योगा होता है, कि इंजन दौड़ को ही योगा कहेंगे, नहीं, सूक्ष्म व्यायाम भी योग का अंग है, सांस लेना भी योग का अंग है। उन चीजों को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे? जब आपको प्रॉब्लम्स का पता होगा और जब आपको उसकी फिजियोलॉजी का पता होगा, तभी आप ये चीजें कर पाओगे कि किस पेशेंट को मैं क्या करवाना है। आप पार्क में योगा कराओगे, पार्क में भी आपको नीड पड़ेगी कि बहुत सारी एज कैटेगरी के लोग एक साथ खड़े हो गए, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन जब आपको डिफरेंशिएट पता होगा कि बच्चों को क्या कराना है, बड़ों को क्या कराना है, प्रेग्नेंट लेडी को क्या करवाना है, और वो कब पता चलेगा? जब आपको इस टॉपिक की जानकारी होगी, तभी आप इस चीज को पकड़ पाओगे, अदरवाइज आप इस फील्ड में कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। कॉर्पोरेट में इतना स्कोप है, कॉर्पोरेट में लोगों को स्ट्रेस होता है, पोस्टर्स प्रॉब्लम होती है, अब वहां पे स्पेस नहीं होती है, अब उनको चेयर योगा करवाई जाएगी। तो ये भी कब पॉसिबल है? जब आपको पता होगा कि उनको एक्चुअल प्रॉब्लम ये हो रही है और इस टेक्निक से आप उनको करवा सकते हो। इसीलिए बायोलॉजी टॉपिक की, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टॉपिक की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग इसको जानो, समझो, पहले खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, अपनी फैमिली पर ला लो, अपनी सोसाइटी में अप्लाई करो, उसके बाद में पूरे समाज में इसको अप्लाई करो। अब और भी अच्छा है, जैसे कि मैंने अपनी पिक्चर लगा दी है, मोनिका मैडम ने बनाई थी। ठीक है भैया, हमने स्कूल में जॉब कर लिया, हमने कॉर्पोरेट में जॉब कर लिया, अब हमने क्या किया, भैया हम तो प्रोफेसर बनना है। भैया आपको भी, कई लोगों का ड्रीम होगा कि मोनिका मैडम की तरह बनेंगे, हम सत्यम सर की तरह बनेंगे, हम राहुल सर के तरह बनेंगे, सुमित्र तिवारी सर की तरह बनेंगे। सब लोगों का ड्रीम होगा, लेकिन ये नाम बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी ऊंचे हम बन जाए, लेकिन वो आदमी इस लेवल तक कैसे पहुंचा है वो तो वही बताएगा, उसके लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है।
तो यहाँ पर भी आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नीड पड़ेगी। देखिए हमने हर दृष्टिकोण देखा, हमने नॉर्मल लाइफ का रूटीन देखा, अपनी फैमिली का रूटीन देखा, हमने स्कूल को देखा, हमने फंक्शंस को देखा, हमने हॉस्पिटल को देखा, हमने पार्क को देखा, कॉर्पोरेट सेक्टर को देखा, यूनिवर्सिटी सेक्टर को देखा। हर जगह पे ये टॉपिक आपको काम आएगा। इस टॉपिक के बिना आप इस फील्ड में कभी आगे नहीं जा सकते। अगर आप गलती से आए हो तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन अगर आप इस फील्ड में आ गए हो तो बायोलॉजी से भाग नहीं सकते। उससे अच्छा है कि इससे दोस्ती कर लो और थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे तो ये टॉपिक आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। आज हम बेसिक में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती क्या है, और जो सेल क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन क्या होते हैं, सिस्टम क्या होते हैं, हल्का ओवरव्यू, पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ओवरव्यू हम आज पढ़ लेंगे। मैं हिंदी में भी साथ साथ में बताता जाऊंगा, और आप लोग मुझे मैसेज कर दे एक बार, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे ग्रुप में बच्चे किस लैंग्वेज के ज्यादा हैं। हिंदी मीडियम को ज्यादा प्रीफर करते हैं वो हिंदी में एक बार हिंदी लिख के मैसेज करें, और जो इंग्लिश मीडियम को ज्यादा प्रीफर करते हैं वो इंग्लिश लिख के टाइप करें, ताकि मैं अपने उस हिसाब से मैं अपनी लैंग्वेज को यूज करूं, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि मुझे अपने आप को नहीं देखना, मुझे आप लोगों को देखना है, तो उस हिसाब से मैं वर्ड्स को यूज करूंगा। हिंदी हिंदी बहुत हिंदी, आप लोग मैसेज करें सभी लोग, दोनों चलेगा। कमला जी हिंदी, यमुना जी हिंदी, ज्योति जी हिंदी, भावना तिवारी बहुत इंग्लिश, हिंदी के ज्यादा लोग आ रहे हैं। अच्छा, अंशुमान जी हिंदी, निगम जी दोनों, प्रेरणा जी इंग्लिश, वेरी गुड। चलो मिक्स है तो मैं दोनों को ही साथ में लेके चलूंगा। जो आज की जो मैंने स्लाइड बनाई है वो इंग्लिश की बनाई है, लेकिन मैं इनके जो ट्रांसलेशन है मैं साथ साथ में कर दूंगा, ताकि हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, जो हमारा टॉपिक क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन यानी कि मानव, एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना, और फिजियोलॉजी यानी कि क्रिया विज्ञान, कि जो हमारे शरीर की रचना कैसे है, एनाटॉमी यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिजियोलॉजी यानी कि क्रिया विज्ञान, किस बॉडी के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है, उसको फिजियोलॉजी या फिर क्रिया विज्ञान कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, कि जो जिस तरीके से हमारा शरीर बना हुआ है, शरीर कैसे बना है, जैसे कि शरीर बाहर की मसल से बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है, ऑर्गन से बना हुआ है, कैसे कैसे बना हुआ, बाहर आंखें हैं, कान हैं, बाल है, स्किन है ना। यानी कि जो आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर जिसको पढ़ा जाता है उसको एनाटॉमी कहते हैं, अर्थात रचना कहते हैं, उससे मिलकर शरीर बना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि हमारा जो बिल्डिंग है, आपकी यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है, यूनिवर्सिटी किस चीज की बनी हुई है, ईंटें लगी हैं उसमें, पत्थर लगा है, रेता लगा हुआ है, पानी भी लगा हुआ है उसमें, ये क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर हो गया। और फिजियोलॉजी क्या हो गया, यानी कि क्रिया विज्ञान। अब उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी की क्लासेस भी होती है, मोनिका मैडम पढ़ाती है, सत्यम सर आपको पढ़ाते हैं, और तिवारी सर आपको पढ़ाते हैं, सभी लोग अपना अपना ज्ञान देते हैं। मतलब कि एक तो हो गया स्ट्रक्चर, उस यानी कि उस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग क्या है, कौन कौन उसके अंदर जॉब्स हैं, वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, गार्ड भैया भी खड़े होते हैं वहां पे, इसको वो कहते हैं एनाटॉमी। इसी प्रकार हमारा शरीर जो है, शरीर जो बाहर से हमें दिखता है, हमें अभी अंदर नहीं गए, सिर्फ बाहर से जो दिखता है, जो स्ट्रक्चर है, उसको एनाटॉमी कहते हैं, अर्थात उसको शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। फिजियोलॉजी यानी कि क्रिया विज्ञान, मतलब कि उस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है भैया, यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं, यूनिवर्सिटीज में आपको एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटी में आपको हड्डियों के ग्रंथ के बारे में बताया जाता है, भागवत गीता भी पढ़ाई जाती है। ये क्या हो गया, यूनिवर्सिटी की अंदर की एक्टिविटी हो गई। और इसके अलावा वर्कशॉप भी होती रहती है, सेमिनार होते रहते हैं, ये है फिजियोलॉजी। उसी प्रकार
जो मैंने एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी का लिया है, ऐसा ही फिजियोलॉजी हमारे बॉडी के अंदर होती रहती है। शरीर में हमने देख लिया कि हार्ट है, लंग्स है, बोन्स है। अब इन बोन्स के अंदर क्या होता है भैया, बोन के अंदर बोन मैरो है, वहां पे आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है। अच्छा वो कैसे वर्क करती है, अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, वो कैसे रिएक्शन करते हैं, पेनक्रियाज से क्या क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, ग्लूकागोन निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, कैसे वो डाइजेशन में हमारे हेल्पफुल होता है, कैसे एक्सक्रिएशन होता है। यानी कि इन चीजों को जब हम गहराई में स्टडी करते हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, उसको हम क्रिया विज्ञान कहते हैं, कि साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन, कि जितने भी जो हमारे फंक्शंस हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो आएगी सारी की सारी एक्टिविटी फिजियोलॉजी के अंतर्गत। और दूसरे हिंदी मीडियम वाले एक चीज का ध्यान रखिए कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। अपने आप को कभी आप कमजोर मत समझना कि आप गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हो, आप छोटी जगह से आए हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ये आपके अंदर लगन होगी तो आप हर चीज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इस टॉपिक में क्या जरूरी है, कई लोग क्या होते हैं इन वर्ड से घबरा जाते हैं, लेकिन हिंदी के वर्ड तो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, ये भी आप ध्यान कर लेना। क्योंकि इस टॉपिक के हिंदी इंग्लिश के वर्ड ज्यादा इजी हैं हिंदी के मुकाबले, क्योंकि मेरी भी हिंदी स्ट्रोंग है, लेकिन इस टॉपिक में आपको इंग्लिश के वर्ड ही याद करने पड़ेंगे। हिंदी के वर्ड्स में आप जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर भी आप दोनों को पकड़ लेना, जब आगे जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे ना, आप इस बात को अपने आप ही समझ जाएंगे कि इंग्लिश के वर्ड आसान है और हिंदी के वर्ड इस टॉपिक के डिफिकल्ट हैं। ठीक है, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन होगी। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा शरीर किस किस से मिलके बना हुआ है। हमारा शरीर क्या है, सेल से मिलके बना है। सबसे जो छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, जैसे कि एक घर है, घर की यूनिट क्या है, एक ईंट है। एक एक करके हजारों ईंट मिलके एक दीवार बनाती हैं। उस दीवार, जब कई दीवार मिल जाती है तो एक कमरा बनाती है, उसके ऊपर लेंटर डाल देंगे तो वो एक घर बन जाता है, मकान, सॉरी मकान बन जाता है। अब मकान के अंदर जब लोग रहने लग जाते हैं तो उसको घर कहते हैं। यानी कि पूरा एक प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है। तो ऐसे ही जो हमारा जो बॉडी है, यानी कि सेल्स, जो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे घर की यूनिट क्या थी, ईंट थी। एक एक करके ईंट मिलके पूरा घर को बना दिया, पूरा महल बना दिया, होटल बना दिया। ऐसे ही छोटी छोटी हजारों करोड़ों सेल, इनकी संख्या कोई आज तक नहीं गिन पाया कि हमारी बॉडी में कितनी सेल्स हैं। भगवत गीता में भी कहते हैं कि हजारों जो कोशिकाएं हैं बनती हैं और टूटती रहती हैं, इसका किसी को नहीं पता होता। और आज के विज्ञान भी कहते हैं कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते हजारों सेल्स मेरी बनी हैं और हजारों सेल्स मेरी टूट चुकी हैं। तो इसलिए इनको कोई गिन नहीं सकता, इनकी जो संख्या है इनफाइनाइट है। तो लेकिन कई सारी जो सेल्स होती हैं एक साथ मिलके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू को कहते हैं उत्तक, सेल को कहते हैं कोशिका। अर्थात बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं जो एक समान दिखती है, एक समान जो कार्य करती है, वो मिलके एक टिश्यू का निर्माण करती है। जैसे कि नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक सेल को माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा गया कि सेल के अंदर ये चीज होती है। अब आगे देखा गया कि ये टिश्यू का स्ट्रक्चर है। इस टिश्यू के अंदर क्या पता हजारों सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाया गया हो। अब इस तरीके के बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। यानी कि सेल से मिलके टिश्यू बनेगा, उत्तक बनेगा, उत्तक से मिलके ऑर्गन यानी कि अंग मिलेगा। जैसे कि ये स्टमक का डायग्राम दे दिया, ऐसे ही ब्रेन हो सकता है, पेनक्रियाज हो सकता है, लीवर हो सकता है, स्प्लीन हो सकती है, इंटेस्टाइन, यानी कि जो जो ऑर्गन है जिसको हम अंग कहते हैं, यानी कि टिश्यू से मिलके अंग का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग मिलके क्या होते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। और हिंदी में उसको बोलते हैं तंत्र या संस्थान। इस तरीके के कुछ लोग, पहले मान्यता थी कि हमारे शरीर में 9 संस्थान होते हैं, बाद में जैसे जैसे विकास हुआ बोले कि 11 संस्थान होते हैं, 11 सिस्टम होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 12 सिस्टम भी होती हैं, लेकिन अधिकतर जो लोगों का मानना है वो कहते हैं 11 सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में। और एक क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार आया है कि
हमारी बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं? 11 सिस्टम होते हैं। ठीक है जी, ये हम पढ़ लेंगे। मैं स्लाइड आपको दोबारा से भेज दूंगा ग्रुप में। तो सेल का बेसिक यूनिट है सेल, उसी को, क्योंकि इससे मिलकर ही हमारा शरीर बना है। और जैसे कि आपने सुना होगा ना कि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, कि जैसे कि बाहर है ब्रह्मांड में है, ऐसे ही शरीर में है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो ये बात 100% प्रूफ हो जाती है। हम देखते हैं कि संसार में क्या है भैया, बाहर सूर्य है, शनि है, बृहस्पति है, बुध है, बहुत सारे ग्रह हैं। वो बोलते हैं कि हजारों करोड़ों इस तरीके के सौर मंडल है बाहर। हम बोलते हैं कि हम क्या हैं, हम एक चींटी के बराबर भी नहीं है अगर हम पृथ्वी के मुकाबले देखें, और पूरे अंतरिक्ष के मुकाबले देखें तो हमारा तो कोई नामो निशान भी नहीं है। लेकिन जब हम शरीर में आते हैं, इसी प्रकार की एक्टिविटी हमारे शरीर में होती है। हमारा शरीर अपने आप में अंतरिक्ष है, और शरीर के अंदर जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे, उसके अंदर ऑर्गन है, अच्छा ऑर्गन के अंदर टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल्स है, और सेल्स के अंदर देखो पूरी जिंदगी है। अपने आप में पूरी पृथ्वी बसी हुई है एक सेल के अंदर। अपने आप वो ग्रोथ करती है, अपने आप हार्मोन बनाती है, अपने आप वो एनर्जी भी स्टोर करती है, अपने आप वो एक्सक्रिएशन भी करती है, अपने आप वो डेवलप भी करती है, मतलब कि एक से दो का निर्माण भी करती है, रिप्रोडक्शन का काम भी होता है। सेल अपने आप में एक पूरी पृथ्वी है। यानी कि जो हमने हमारे जो ग्रंथों में दिया गया था कि यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, वो इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो ये सत्य साबित होती है कि हमारा शरीर ही इतना गहरा है। पहले शरीर को जान लेंगे तो अंतरिक्ष को हम अपने आप ही जान लेंगे। तो ठीक है, ज्यादा गहराई में अभी नहीं बताऊंगा, हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे इस टॉपिक को। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। टिश्यू मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, इसको कहते हैं संयोजी ऊतक, जो जोड़ता है, जोड़ने का जो काम करे उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे कि ब्लड इसका एग्जाम्पल है। इपिथेलियल टिश्यू, इसको कहते हैं उपकला ऊतक। उपकला यानी कि जो खोखली जगह पे रहता है उसको उपकला ऊतक कहते हैं। खोखली जगह जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन है, हमारा स्टमक है, जहाँ पे आकाश तत्व रहता है, नेचुरोपैथी की भाषा में समझ लो, जहाँ खालीपन है वहां पे इपिथेलियल टिश्यू होगा। मस्कुलर टिश्यू यानी कि जो मसल्स बने हैं, हमारे कार्डिक मसल्स है, हमारे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स बनी हुई है, 3 टाइप की मसल्स होती हैं, इसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। नर्वस टिश्यू, जो मैसेज का, जो आपके सिलेबस में भी है, नर्वस सिस्टम दिया हुआ है कि जो मैसेजेस का ब्रेन तक ले जाना, ब्रेन से वापस ले आ जाना, ठंडा गर्म हमें फील होना है, मौसम बदल रहा है, बारिश का अनुभव, ठंडी लगना, गर्मी लगना, यानी कि जो फीलिंग्स आती हैं, जो हमें सेंसेस जो होती है, वो हमें उसके अंदर नर्वस सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और हमें किस टाइम क्या डिसीजन लेना है, मैं भी बोल रहा हूँ, इसमें नर्वस सिस्टम मेरा काम कर रहा है, तभी मैं कुछ सोच सोच के आपके सामने बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, अपने नोट्स आप बना रहे हो, तो आपका भी नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तभी आप इन चीजों को कर पा रहे हो। तो सेल से मिलके टिश्यू बना। अब बहुत सारे यानी कि टिश्यू के जो ग्रुपिंग से ऑर्गन का निर्माण हुआ। ऑर्गन यानी कि अंग, अंग जैसे कि हमारा ब्रेन हो सकता है, हार्ट हो सकता है, स्टमक हो सकता है, किडनी हो सकता है। मोनिका जी, मेरी बाहर से आप कुछ ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो? बाहर गली में कुछ स्पीकर चल रहा है, बता दें मुझे प्लीज एक बार। माइक खुला हुआ है। ज्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है? ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, 1 मिनट में चला जाएगा बाहर से हुआ। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग ही ऑर्गन है, यानी कि टिश्यू से मिलके अंगों का निर्माण होता है। ये 11 सिस्टम को मैंने पिक्चर के साथ लिया है। आप सभी लोगों को 11 सिस्टम याद होने चाहिए। जैसे कि नर्वस सिस्टम, इसको तंत्रिका ऊतक कहते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं कि श्वसन संस्थान, जिसके जरिए हम सांस लेने का जो काम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम, जो भी सर बात कर रहे थे कि जो हार्मोनल जो चेंजेस की बात हो रही थी, पिट्यूटरी के जो हार्मोन है, थायराइड के जो हार्मोन है, थाइमस के जो हार्मोन है, पैराथायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, जो हार्मोनल जो स्टडी होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत की जाती है। लिम्फेथेटिक या इम्यून सिस्टम, जो आज कोरोना काल में इम्यूनिटी की बहुत बड़ी बातें हो रही है, इसमें लिम्फ नोड होते हैं, स्प्लीन इसके अंदर वर्क करता है। इस चीज को हम लिम्फेथेटिक सिस्टम में स्टडी करते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इसके अंदर स्किन से रिलेटेड स्टडी की जाती है कि कैसे स्वेटिंग आती है, कैसे
ऑयल का निर्माण होता है, कैसे प्रोटेक्शन होती है, इस सिस्टम के अंतर्गत हम इस चीज का स्टडी करते हैं। मस्कुलर सिस्टम, ये तो आपके लिए योग के फील्ड में वरदान है। मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर और डाइजेस्टिव सिस्टम, बिना इन सिस्टम की जानकारी के, सॉरी बाहर थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रही है, 1 मिनट रुक जाइए आप। ठीक है। बिना इस मस्कुलर सिस्टम की जानकारी के आप योग के फील्ड में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप भुजंग आसन करवा रहे हो, बताओ भुजंग आसन को करने से किस मसल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है? सूर्य नमस्कार को करने से हमारे शरीर की 200 से ज्यादा मसल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब आपको इन मसल्स के बारे में आप स्टडी करोगे, मस्कुलर पेन के बारे में जब आप स्टडी करोगे कि कैसे दर्द होता है, कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तभी हमें प्रॉब्लम होती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत जरूरी है आपके लिए। स्केलेटल सिस्टम, ये आधार है हमारे शरीर का कि कैसे शरीर का ढांचा बना हुआ है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब कि इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, कि कैसे खून आता है, कैसे खून जाता है। इसमें हार्ट के फंक्शनिंग के बारे में हम स्टडी करते हैं, आर्टरी यानी कि धमनी के बारे में स्टडी करते हैं, वेन्स यानी कि सिराओं के बारे में इस सिस्टम में हम स्टडी करेंगे कि कैसे आर्टरी में खून गया, कैसे जो सिराओं के जरिए शरीर का अशुद्ध रक्त जो हमारे हार्ट में आया और कैसे वो लंग्स में जाके प्योरीफाई हुआ। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे फील्ड के लिए, क्योंकि योग के फील्ड में हम सबसे ज्यादा इसके ऊपर वर्क करते हैं। सामान्य रूप से लोग हमारे पास यही आते हैं कि हम मोटे हो गए हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन हो गई, हमें पाइल्स की शिकायत होगी, हमें गैस बन रही है। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ोगे तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाओगे, अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे सकते। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि जो हम खाना खा रहे हैं कैसे वो पाचन होता है, कैसे उसका एक्सक्रिएशन होता है। यूरिनरी सिस्टम, जो शरीर का जो ब्लड की प्योरिफिकेशन होती है, ब्लड के अंदर भी इम्प्योरिटीज होती है क्योंकि उसके अंदर यूरिया बनता है और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। वो क्या होती है, हमारी किडनी उसको फिल्टर करती है। शरीर के अंदर 5 से 7 लीटर खून होता है और डेली का 1 से 1.5 लीटर यूरिन बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अगर वो यूरिन एक दिन भी अगर ना निकले तो हमारी मृत्यु तो ऐसे ही हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी और कुछ दिनों में हमारी डेथ हो जाएगी। तो यूरिनरी सिस्टम बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हम किडनी और यूरिन ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि फीमेल और मेल आपस में जब दोनों का संयोग होता है तो कैसे एक नया बच्चे का निर्माण होता है, क्या उसमें प्रोसेसिंग होती है, कौन कौन से हार्मोन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, फीमेल के अंदर क्या होता है, 9 महीने में बच्चा पेट में पल रहा है तो 9 महीने में क्या क्या उसके अंदर फंक्शनिंग होगी, कैसे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा, माँ के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, इन चीजों को हम इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने सिस्टम की डेफिनेशन शायद बताई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने ऑर्गन को पढ़ लिया था, ऑर्गन यानी अंग। सॉरी सॉरी, मैं गलती रहेगी, पहले मैंने नहीं बताया। सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? चलो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सिस्टम की डेफिनेशन कोई मुझे बताएं, फिर मैं बताऊंगा आपको सिस्टम क्या होता है। एनीवन, कोई भी कक्षा में बताओ, माइक खोलो। सर अलग बॉडी की अलग जो भी पुर्जे ऑर्गन्स, एक साथ बॉडी मिलकर बॉडी काम की करते हैं तो उसको सिस्टम बोलते हैं। अच्छा अच्छा, रुको रुको, ज्यादा लोग बोल रहे हैं। प्रेरणा जी आप बोलिए। सर, अलग अलग पुर्जे जब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसको सिस्टम बोलते हैं। थोड़ा और इसको प्यूरिफाई कौन, फिल्टर कौन करेगा इस डेफिनेशन को? सर, किसी काम को सर क्रमबद्धता से करने सर, किसी कार्य को करने के लिए जो नियम और जो व्यवस्था रहते हैं उसको सिस्टम बोलते देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। देखिए, ये हमारा बॉडी है, ठीक है। अब देखिए, अंग तो स्टमक भी है और हार्ट भी है। हार्ट का अपना काम है, स्टमक का अपना काम है, लीवर का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है। सभी ऑर्गन का अपना अपना काम होते हैं, लेकिन खाली एक अंग किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक क्या करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा HCl का निर्माण कर देगा,
और कुछ एक दो और हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है यहाँ पे, उनका निर्माण कर देगा। लेकिन क्या खाना खाली स्टमक पचाएगा? नहीं, इसके लिए हमें दांतों की भी जरूरत पड़ेगी, स्लाइवा की भी जरूरत पड़ेगी, हमें इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन भी चाहिए, और बाद में उस वेस्ट को बाहर भी निकालने के लिए चाहिए। मतलब कि वो अंग जो मिलके किसी एक स्पेसिफिक काम को पूरा करें, उसको हम सिस्टम कहते हैं। अब मुझे माइक खोल के बताएं, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुंह, लार, ये किस काम को पूरा कर रहे हैं? बाकी लोग हाँ बताएं माइक खोल के। डाइजेशन, डाइजेशन के काम। ये डाइजेशन के काम को पूरा कर रहे हैं। अभी बाकी लोग मैसेज करेंगे, सभी कोई माइक नहीं खोलेगा, ठीक है? मैं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा सिस्टम होगा, ठीक है? हमारी नाक, नाक के बाद में लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकाइस, एल्वोलाई, लंग्स, ये किस काम को पूरा कर रहे हैं? यानी कि ये जो अंग हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग मैसेज में पार्टिसिपेट करो ताकि आपका दिमाग जागता रहे, नींद ना आ जाए हमें। बहुत बढ़िया, ये हमारे श्वसन संस्थान को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारा हार्ट है, हार्ट कहाँ है? दिया नहीं है इसमें, चलो यहाँ पे ये रहा, सॉरी ये रहा, हार्ट है। हार्ट के साथ में आर्टरी है, वेन्स हैं। बताओ ये किस काम को पूरा कर रहे हैं? मैसेज करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोनिका जी, कुंदन जी, राधा, किशन जी, संतोषी जी, बहुत बढ़िया। ये हमारे सर्कुलेशन को काम को पूरा करते हैं, तो इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है? अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, सेंसरी है, मोटर है, ये किस काम को पूरा करते हैं? वेरी गुड, मैसेज बहुत फास्ट आ रहे हैं। इसको नर्वस सिस्टम या तंत्रिका संस्थान कहते हैं, समझे आप लोग? यानी कि वो अंग मिलके, बहुत सारे जो अंग मिलके किसी एक स्पेसिफिक काम को पूरा करें, उसको हम सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, तो हमारे एचओडी सर हैं, मोनिका मैडम है, सत्यम सर है। अब कुछ हद तक मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और इसके अलावा और भी अन्य शिक्षक होंगे। तो ये किस काम को पूरा कर रहे हैं? आप लोगों का जो डिप्लोमा का कोर्स हो रहा है, जो डिग्री कोर्स आप कर रहे हैं, वो बेस्ट हो आपका। तो ये भी एक सिस्टम है। सिस्टम में एक आदमी हर चीज नहीं कर सकता, खाली एचओडी सर कुछ नहीं कर सकते, खाली सत्यम सर कुछ नहीं कर सकते, खाली मोनिका मैडम कुछ नहीं कर सकती। सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा योगदान होगा, और बच्चों का भी योगदान होगा। यानी कि सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलके एक एजुकेशन के सिस्टम को पूरा किया जा रहा है, इसको सिस्टम कहते हैं। ठीक ऐसा ही काम हमारे बॉडी में होता है। तो 11 प्रकार के सिस्टम ये मैंने पढ़ाए हैं। तो अभी मेरे पास 8 मिनट है अभी। तो वैसे मैंने आगे स्लाइड बनाई थी, ये मैं आपको कल रिप्रेजेंट करूंगा, टाइम का थोड़ी कमी है। थोड़ा थोड़ा और मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा इन सिस्टम के बारे में। राहुल जी, जी बताइए। अगर आप थोड़ा समय लेंगे तो, अगर सत्यम सर आज्ञा देते हैं तो उनका थोड़ा सा हम टाइम ले सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू कर सकते हैं राहुल जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, आप अपना टाइम देख लीजिए राहुल जी, अगर आपके पास टाइम है ना। नहीं, मेरे पास समय नहीं है, 10 बजे मुझे मेरी अगली कक्षा है। तो मैं अच्छा, आपको नहीं, ओके आज मैंने ओवरव्यू देना था, ओवरव्यू मैंने दे दिया, कल मैं आपको पढ़ा दूंगा। कोई बात नहीं, हमारी एक सप्ताह की बात हुई थी, आगे सभी बच्चों का इंटरेस्ट बना रहा तो मैं एक सप्ताह से ज्यादा भी क्लास ले लूंगा, ठीक है? चिंता ठीक। मत करो आप। लेकिन मेन है, हमें भागना नहीं है, हमें गधा नहीं बनना है, हमें घोड़ा बनना है। भाग भाग के बहुत सारा ज्ञान ले लिया वो जरूरी नहीं है। जो थोड़ा सा ज्ञान लिया वो अच्छे से हमें याद हो, अच्छे से हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए, ये ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वहीं से मुझे क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने पढ़ाया है कि आप एक्चुअल में उस टॉपिक को समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। नहीं तो ज्ञान तो यूट्यूब में जाओ भरा पड़ा है ना? लेकिन अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई, और वो अंडरस्टैंडिंग के साथ में इम्प्लीमेंट कितना किया है आप लोगों ने। अगर हमारे टॉपिक को पढ़ने से, आप सभी लोग योग की कक्षाएं लेते होंगे, अगर आपकी कराने की टेक्निक में कुछ चेंजेस आते हैं, तो मैं मानूंगा कि मेरा पढ़ाना सक्सेस हुआ। क्योंकि हम क्वांटिटी पे वर्क नहीं करते हैं भी आपकी मेरिट आ जाएगी, 90% आ जाएगी, टॉप कर जाओगे, नहीं। हम क्वालिटी के ऊपर वर्क करते हैं कि आप जो योग की कक्षाएं ले रहे हो उसमें आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। आप जैसे बात कर रहे हो, उस बात करते करते मेडिकल टर्म्स अपने आप आपकी लैंग्वेज में आने लग गई।
ये होगी एक्चुअल सक्सेस मेरे इस टॉपिक को पढ़ाने की। अगर ऐसा होएगा आपके साथ में तो मैं मानूंगा कि हाँ मेरा पढ़ाना सफल हुआ है। अदरवाइज नंबर तो दुनिया लेके आती है और नंबर से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये बिहेवियरल चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है आने के लिए। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोगों से। जिन लोगों का नाम लिया जाएगा वो तुरंत माइक खोलेगा और जो बाकी लोग मैसेज में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेशन सबको करना है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मैं मैसेज को भी रीड कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, मुझे सभी लोग दिख रहे हैं, सारे मैसेज मेरे को एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएंगे। हम लोगों ने आज शरीर रचना क्रिया विज्ञान पढ़ा। तो शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान मतलब कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पहले टाइप करो सभी। इसकी डेफिनेशन को हिंदी में इंग्लिश में जो आपको समझ आएगी, सब लोग पार्टिसिपेट करना, सबको कीजिए। बाद में मैं अपने यहाँ पे चुनाव करूंगा किसको बोलना है फिर। और 10 बजे हम क्लास ओवर कर देंगे, क्योंकि बाकी बच्चों की भी क्लासेज होंगी, मेरी भी हैं आगे क्लासेज। तो 5 मिनट ही अब सिर्फ हमारे पास। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर पूरा टाइप कीजिए। राधा कृष्ण जी वेरी गुड, संगीता जी, नीरज जी, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो, कम ऑन। श्रीनिवास पांडा जी, सरीन, हाँ जी। आप लोग ये माइक मुझे खोलेंगे, क्या नाम है आपका? श्रीनिवास पांडा जी, प्लीज आप माइक खोल के बताइए आपका नाम। मुझे सॉरी ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा, मुझे बताएं अपना नाम भी और इसको आंसर भी कीजिए। जी सर, नमस्ते जी। नमस्ते जी, बताइए। एनाटॉमी का मतलब है कि उसका जो स्ट्रक्चर, और ये फिजियोलॉजी का मतलब है उसका जो संरचना है, उसका जो क्रिया, उसमें क्या क्या क्रिया होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे भावना चौधरी जी मुझे एग्जाम्पल देके बताएंगे इसी चीज का। डेफिनेशन इन्होंने दे दिया, आप एग्जाम्पल बताइए। शरीर रचना का एग्जाम्पल क्या है और क्रिया का एग्जाम्पल क्या है, फिजियोलॉजी का एग्जाम्पल। यस सर, प्रणाम सर। सर जैसे सबसे पहले अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें, एनाटॉमी इट मीन्स हमारा स्केलेटल सिस्टम, मतलब एक बॉडी, कंकाल तंत्र जो दिख रहा है हमारी बॉडी, एक उसे तो हम कहते हैं एनाटॉमी। एंड फिजियोलॉजी इट मीन्स हमारी बॉडी फंक्शन जो कर रही है, लाइक एज जैसे हम देख सकते हैं कोई भी लैब है, मतलब लैब में हम देखेंगे लंग्स एक रखा है, मतलब वो सैंपल के लिए रखा है, दिखाने के लिए रखा है जस्ट, लेकिन वो उसकी फिजियोलॉजी हम अपने बॉडी में ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो क्या वर्क कर रहा है, लंग्स की क्या काम है, तो वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। अगला मेरा क्वेश्चन है कि सेल की डेफिनेशन बताओ मुझे। सेल क्या है, मैसेज करो पहले से भी, सेल की डेफिनेशन क्या है। और मुझे बताएंगे माइक खोल के, नीरज रोयकर जी मुझे माइक खोल के बताएं सेल के बारे में, यानी कि कोशिका। बाकी मैसेज करो सभी। सर जी बताइए नीरज जी। जी सर। काफी समय शरीर की लग रहा रचना है, सर, बोलो। शरीर की रचना एवं कार्य विधि। आप देख के बोल रहे हो शायद, है ना, इसलिए गलत नहीं बोल सर, रहे नहीं हो। सर, समझ के नो सर। बोलते तो गलत नहीं बोलते। हाँ बताओ। सर आप शरीर की, इनफॉर्मल लैंग्वेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फॉर्मल लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। एज टिक टिक टू बोलना हमें वो पसंद नहीं है। जो आपको समझ आए वो बोलो। आप जी ईट सर, का एग्जांपल दो, जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे वो दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको एक्चुअल समझ आ गया है। बताओ। शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। ठीक है, जी और थोड़ा बताइए सेल के बारे में। जी सर। राधा कृष्ण जी मुझे माइक खोल के बताइए, कोशिका क्या है बताइए थोड़ा, और क्या क्या इसके काम सर होते हैं। शरीर की न्यूनतम इकाई को कोशिका कहते हैं, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर आपस में टिश्यू बनाती हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनकी संख्या कितनी होती है राधा जी? सर अनगिनत होती हैं सर। एक शरीर में कोशिकाओं की संख्या अनगिनत होती है, आप गिन नहीं सकते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोग डेली काफी मैसेज कर सारी रहे हैं, फॉर्म अच्छा कर होती रहे हैं, हैं। और डेली काफी मैसेज सारी करो बनती सभी हैं बाकी, और वेरी मिलती हैं। गुड, बहुत बढ़िया। संतोषी जी, कुंदन जी, बाकी मैसेज करो, मैं मैसेज रीड कर रहा हूँ सबके।
अब ये मत सोचो कि मैं बात कर रहा हूँ मैसेज नहीं पढ़ रहा, मुझे पता चल जाएगा कौन मैसेज कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझे बताएं टिश्यू क्या है। मैसेज करें सभी, टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, और मुझे सौरभ शर्मा जी मुझे माइक खोल के बताएं टिश्यू क्या है, यानी कि उत्तक की परिभाषा क्या है। राधा जी अपना माइक बंद कर लीजिए अब। सॉरी सर। सौरभ शर्मा जी प्लीज, अगर नहीं पता हो तो माइक खोल के ये जी बोल दो सर। कि मुझे नहीं आता। हाँ बोलिए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सौरभ जी बहुत समय ले रहे हो, क्या जी बात सर। है? हाँ। जी सर। सर थोड़ा सा हल्ला हो रहा था सर, इस वजह से अच्छा, घर में सर। हाँ। बोलिए बोलिए कोशिकाओं के सौरभ समूह जी। को, जी सर, शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं सर। ठीक है, वेरी गुड। कोशिकाओं के समूह को, इसको थोड़ा और प्योरीफाई लैंग्वेज में और कौन बोल सकता है? आशा पटेल जी, मोहित पाल जी बोलिए। हाँ। भाई जब एक जैसे सेल्स मिलकर ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक टिश्यू है। टिश्यू क्योंकि अलग अलग टाइप के, 4 टाइप के आपने टिश्यूज बताए थे, तो एक टाइप के मतलब कि एक ही तरह के जो सेल्स होते हैं वो मिलकर एक तरह का टिश्यू बनाया, जैसे एपिथेलियम टिश्यू है तो एक तरह के सेल मिलकर उसको बनाएंगे, इस तरह की चीजें होती हैं इसमें। वेरी गुड। सर सर ज्यादातर 80-90% ऐसा होते हैं, 10% में एक्सेप्शनल केस होते हैं, उस चीज का भी ध्यान रखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मुझे बताएंगे कि टाइप्स ऑफ टिश्यू। मैसेज करें और मुझे मृदुला जी माइक खोल के बताएं। तुरंत, अब करंट की तरह होना चाहिए। अरे बड़े ढीले हैं छत्तीसगढ़ के लोग तो, इतना टाइम लेते हैं माइक खोलने में। देखो मैंने तो ज्यादा पढ़ाया भी नहीं, मैडम तो रिक्वेस्ट कर रही थी, मैंने तो फिर भी स्टॉप कर दिया, और पढ़ाता तो आपके तो ऊपर हो जाता फिर इसका मतलब। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। दो हो गए, दो रह गए दो रह गए, बताओ। और इपिथेलियल टिश्यू। वेरी गुड, 3 हो गए, एक और रह गया। हम्म, ठीक है, मुझे कौन बताएगा? भावना तिवारी जी मुझे बताएंगे। कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। अब अगला मेरा क्वेश्चन है कि अंग की परिभाषा आप मुझे बताएं। मैसेज करें और मुझे माइक खोल के बताएंगे बनारसी घाटक के नाम से जो है। बनारसी घाटक जी मुझे माइक खोल के बताइए अंग किसको कहते हैं। बनश्री है राहुल जी। सॉरी बनश्री घटक। सॉरी, बनश्री घटक जी। प्लीज, टाइम हो गया है, मैं जल्दी से ओवर करता हूँ, बताइए जल्दी अपन सर। 2-3 क्वेश्चन और पूछूंगा फिर मैं। सर हेलो सर। जी हेलो हेलो हेलो। शायद नेटवर्क इशू हो रहा है शायद आपके साइड से। लोकेश मित्रा जी मुझे बताइए। वेरी गुड, मैसेज बहुत अच्छे आ रहे हैं। लोकेश मित्रा जी बोलिए। लोकेश मित्रा जी बोलिए। सर कनेक्टिव टिश्यू है और मेरा क्वेश्चन क्या लोकेश जी, ये तो सुन लो। क्वेश्चन क्या लोकेश जी, ये तो सुन लो, आगे पूछ रहा हूँ। जी सर, क्वेश्चन मैंने बोला है कि ऑर्गन क्वेश्चन मैंने बोला है कि ऑर्गन की डेफिनेशन बताओ, हम इसको कहते हैं एग्जांपल को। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं। पूनम जी मुझे बताएं। पूनम जी मुझे बताएं। सर नाम पूनम जी मुझे माइक खोल के बताएं तुरंत। नीरज मंडलोई जी बताएं मुझे। जी नमस्कार भैया। नमस्ते। जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और जब वेरी गुड, ऑर्गन्स एक साथ एग्जाम्पल। मिलकर काम करते हैं, एग्जाम्पल। जी सर। एग्जाम्पल दीजिए ऑर्गन की। जैसे एग्जाम्पल हुआ सर, जैसे कि जो लीवर हो, जैसे लीवर हुआ, अपना हार्ट हुआ, किडनी हुई, ये सब हमारे ऑर्गन होते हैं।
तो ये सब टिश्यू से बन के मिलके बनते हैं, ब्रेन, हार्ट, बहुत बढ़िया, स्टोमक वेरी हुआ गुड। जो भी है, अरे किडनी। बनारसी जी घाटक जी ने बड़ा अच्छा मैसेज किया है आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका सर नेटवर्क इश्यू था इसलिए नहीं बोल पाए आप, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे 11 पहले सिस्टम की डेफिनेशन बताओ मुझे कि सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। निगम देवी जी मुझे बताएं सिस्टम को की डेफिनेशन समझाएं मुझे, निगम देवी। जब हमारे सभी ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार अच्छा हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, थोड़ा और क्लियर बताइए, आपने बता दिया है आंसर, थोड़ा और क्लियर कीजिए अपने इसको। क्या हार्ट को और स्टमक को मिला देंगे, क्या ये भी कोई सिस्टम बनेगा? नहीं, हार्ट और स्टमक ये दोनों अलग अलग सिस्टम के पार्ट हैं। क्यों, ये क्यों जानना चाह रहा हूँ मैं। जो स्टमक होता है वो हमारा फूड का डाइजेशन करता है, और हार्ट जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ये है एक्चुअल डेफिनेशन कि जब कोई बहुत सारे अंग मिलके किसी एक विशेष काम को करे उसको सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब आई डेफिनेशन क्लियर आपके सामने, बहुत बढ़िया। आशा है कि बाकियों को भी क्लियर हुआ होगा। और अब मुझे लास्ट में मुझे 11 सिस्टम के नाम टाइप कीजिए, कौन सबसे पहले टाइप करेगा देखता हूँ, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे हम। 11 सिस्टम के नाम बताएं मुझे। अरे कुंदन जी पहले ही तैयार थे